देखो कल हमने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों को देखा था कि गुप्त वंश के दो सबसे प्रतापी शासक हुए हैं। एक था चंद्रगुप्त और दूसरा एक था समुद्रगुप्त और दूसरा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है, और नेपोलियन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने पूरे भारत को जीत लिया था। अपन ने देखा था 5 चरण में उसने पूरे भारत को जीत लिया था। लेकिन जीतने के बाद भी आपने ये देखा था कि उसने कुछ क्षेत्रों पर ही प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, बाकी जगह राजाओं को सौंप दिया था और अलग अलग नीति अपनाई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भी उपलब्धियों को देखा था। अब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके बाद गुप्त वंश में अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही लड़का है कुमारगुप्त। कुमार गुप्त, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के इतिहास की पूरी जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। पूरे गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा अभिलेख, 18 अभिलेख केवल कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। इतने अभिलेख किसी और शासक के प्राप्त नहीं हुए हैं। अलग अलग अभिलेखों में उसने अलग अलग उपाधियां धारण करी हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं। तो देखो कुमारगुप्त को अलग अलग, उसको गुप्त कूलाम, गुप्त कूलाम चंद, गुप्त कुल का चंद्रमा, गुप्त कूलाम चंद, गुप्त कूलाम व्योम शशि, गुप्त कूलाम व्योम शशि, गुप्त कुल के आसमान का चांद कहा गया है उसे। और महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण करी उसने, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है ना। तो देखो ये कुछ प्रमुख कुमार गुप्त की उपाधियां थी। अब देखो इस कुमार गुप्त के बारे में थोड़ा सा ये है कि इसकी आपको माता का नाम याद रखना है, ध्रुव देवी। माता ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय और माता ध्रुव देवी की संतान थी कुमार गुप्त। अब थोड़ा सा यह है कि इसका भाई भी था गोविंद गुप्त, उससे भी इसका राजनीतिक संघर्ष हुआ है, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी हमको उस संदर्भ में दिखाई नहीं देती है। हमको तो इस कुमार गुप्त में जो सबसे मेन चीज है इसके अभिलेख। तो एक एक करके इसके अभिलेख, तो पूरे 18 अभिलेख तो नहीं, लेकिन कुछ अभिलेख जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यदि कुमार गुप्त से क्वेश्चन आएगा तो वो उसके अभिलेखों से ही संबंधित होगा क्वेश्चन। तो देखो एक एक करके इसके अभिलेख, 5-6 अभिलेख जिसकी जानकारी रखनी है। सबसे पहला एक जो अभिलेख है वो है करमदंडा सिविलिंग अभिलेख। करमदंडा शिवलिंग, करमदंडा शिवलिंग अभिलेख, करमदंडा शिवलिंग अभिलेख, ये मिला है फैजाबाद उत्तर प्रदेश, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और ये क्या है, इसमें शिव प्रतिमा पर अंकित है ये। मतलब देखो नाम ही उसका करमदंडा शिवलिंग अभिलेख, वहां पे शिवलिंग बना है, शिव की प्रतिमा बनी है, उस प्रतिमा पर ही वहां पर कुछ लिखा हुआ है, तो वही है करमदंडा शिवलिंग अभिलेख। तो आपको देखो क्वेश्चन या तो ये आएगा कि ये अभिलेख किस राजा से संबंधित है, या ये अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है, या फिर बहुत कठिन क्वेश्चन आएगा तो पूछला जाएगा कि करमदंडा अभिलेख कहां पर है या उसमें क्या उत्कीर्ण है। क्या उत्कीर्ण तो बहुत डिटेल वाली बात हो जाएगी, लेकिन आपको इतना तीनों चीजों पता होनी चाहिए कि यह अभिलेख किस शासक का है, कहां पर स्थित है, और यदि उसमें कोई काम की चीज लिखी है तो वो करमदंडा अभिलेख। करमदंडा के बाद विल्सण अभिलेख, विल्सण। और ये जो विल्सण अभिलेख है ये एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, एटा उत्तर प्रदेश। ठीक है। और इस विल्सण अभिलेख में गुप्तों की वंशावली का उल्लेख है, गुप्तों की वंशावली। इस विल्सण अभिलेख में गुप्तों की वंशावली का उल्लेख, कुमार गुप्त का है तो कुमार गुप्त तक की वंशावली
एक एक शासक का उल्लेख किया गया है। फिर तीसरा अभिलेख है मंदसौर प्रस्तर अभिलेख। मंदसौर प्रस्तर अभिलेख। मंदसौर मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। मंदसौर जिसका पुराना नाम दशपुर है। दशपुर में शिवना नदी के तट पर एक पत्थर का अभिलेख गड़ा है जिसको मंदसौर अभिलेख के नाम से जानते हैं। और देखो इस अभिलेख में क्या उल्लेखित है कि कुमार गुप्त का जो गुप्ता था या राज्यपाल या गवर्नर था उसका नाम था बंधु वर्मा। क्या नाम मिलता है? बंधु वर्मा। ये कौन था? कुमार गुप्त का मालवा का राज्यपाल था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र मालवा के अंतर्गत था मंदसौर। इस बंधु वर्मा के माध्यम से क्या है कि यहां पर बुनकरों की एक श्रेणी रहती थी, तंतुवाय श्रेणी। तंतुवाय श्रेणी मतलब कपड़ा बुनने वालों की एक श्रेणी रहती थी, एक व्यापारी का समूह रहता था जो कपड़ा बुनते थे। और इनके लिए कुमार गुप्त के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। सूर्य मंदिर का निर्माण, इनके कुमार गुप्त के द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी हमको मंदसौर प्रस्तर अभिलेख से मिलती है। चौथा करमदंडा हो गया, विल्सण हो गया, मंदसौर हो गया। एक फिर है मानकुंवर अभिलेख। मानकुंवर अभिलेख। और ये मानकुंवर अभिलेख की प्राप्ति हुई है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद यूपी। और इस मानकुंवर अभिलेख ये बुद्ध प्रतिमा पर लिखा हुआ है। बुद्ध प्रतिमा पर। इस अभिलेख की जो जानकारी है वो क्या है? बुद्ध प्रतिमा के ऊपर अंकित है। पांचवा गढ़वा के दो शिलालेख। गढ़वा में दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। गढ़वा में दो शिलालेखों की प्राप्ति हुई है और ये गढ़वा शिलालेख भी इलाहाबाद में ही है। इलाहाबाद यूपी। ठीक है, तो करमदंडा, मानकुंवर, मंदसौर और गढ़वा के दो शिलालेख। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी देखो एक दो अभिलेख और है जो महत्वपूर्ण है। एक अभिलेख है तुमैन अभिलेख। क्या नाम है? तुमैन। तुमैन अभिलेख। ये तुमैन अभिलेख की प्राप्ति ग्वालियर मध्य प्रदेश से हुई है। ग्वालियर मध्य प्रदेश। और इस तुमैन अभिलेख में कुमार गुप्त को शरद कालीन सूर्य के समान बताया है। शरद कालीन सूर्य के समान, शरद ऋतु का जो सूर्य होता है इस उससे इसकी तुलना की गई है तुमैन अभिलेख ग्वालियर में। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक उदयगिरी गुहालेख। उदयगिरी, उदयगिरी की गुफाएं हैं इसलिए उसको गुहालेख कह रहे हैं। उदयगिरी गुहालेख। उदयगिरी गुहालेख ये अपने मध्य प्रदेश के विदिशा में, और इसमें विदिशा मध्य प्रदेश, और इसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति के निर्माण का उल्लेख है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति निर्माण का उल्लेख है। पार्श्वनाथ की मूर्ति निर्माण का उल्लेख है उदयगिरी। फिर एक बिहार स्तंभ लेख है। विहार स्तंभ लेख।
इस विहार स्तंभ लेख में क्या जानकारी मिलती है? प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख, गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो देखो इतने अभिलेख है। इसके अतिरिक्त एक सांची में भी अभिलेख मिला है, मथुरा में भी अभिलेख मिला है। सांची, मथुरा, ये इन जगहों पे भी अभिलेख मिले, लेकिन उसमें कोई अपने काम की जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त इन अभिलेखों के अतिरिक्त कुछ ताम्रपत्र के भी लेख मिले हैं। ताम्रपत्र अभिलेख, जैसे दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख, दामोदर ताम्रपत्र लेख, धनदेह ताम्रपत्र लेख, धनदेह ताम्रपत्र लेख, और वैग्राम ताम्रपत्र लेख, वैग्राम ताम्रपत्र लेख, ये सब बांग्लादेश में प्राप्ति हुई है। और इन ताम्रपत्र लेखों में भूमिदान का उल्लेख किया गया है। इन ताम्रपत्र अभिलेखों में क्या? धनदेह, दामोदर, वैग्राम, ये इन सब में क्या है? भूमिदान का उल्लेख है। भूमिदान का उल्लेख है। ठीक है, तो देखो इतने अभिलेख हैं जो कुमार गुप्त के हमको प्राप्त हुए हैं। इसमें से आपको कुछ अभिलेख तो नाम और जगह और उसमें क्या उल्लेखित है याद रखना है। सबसे ज्यादा अभिलेख कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसी के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो इस कुमार गुप्त में अभिलेख की तो बात हो गई, और क्या है इस कुमार गुप्त की उपलब्धियों में? तो देखो कुमार गुप्त की उपलब्धियों में यह है कि इसने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। चीन से व्यापारिक संबंध, चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किए। और इसने नानकिंग के, जो चीनी नानकिंग के सांग दरबार में, सांग दरबार में एक व्यक्ति था रत्न, इसको सफेद तोता लेकर भेजा था। सफेद तोता लेकर भेजा था। रत्न को सफेद तोता लेकर भेजा था। बस इतना याद रखना कि चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किस गुप्त शासक ने किए थे? तो कुमार गुप्त ने किए थे। दूसरा इसकी बड़ी उपलब्धि क्या थी कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया है। ठीक है, और तीसरा इसके बारे में याद रखना कि कुमार गुप्त के समय पुष्यमित्र जाति का आक्रमण होता है। पुष्यमित्र जाति का आक्रमण होता है। ठीक है ना। हालांकि इस पुष्यमित्र से लड़ता इसका लड़का स्कंदगुप्त है, और स्कंदगुप्त का एक भीतरी अभिलेख है, वो इस पुष्यमित्र जाति के आक्रमण का उल्लेख करती है। ये पुष्यमित्र जाति कौन थी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है इतिहास में। केवल स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है जो इस आक्रमण की जानकारी देता है, बाकी कहीं कोई इस आक्रमण की जानकारी नहीं, कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। बस उसके अभिलेख में लिखा है कि एक पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ था और उस आक्रमण में स्कंदगुप्त ने उनको पराजित किया, मतलब वो स्कंदगुप्त के संदर्भ में है। लेकिन आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र जाति का आक्रमण सबसे पहले कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ था। लड़ने वाला उसका लड़का स्कंदगुप्त है, लेकिन आक्रमण जब राजा था ये कुमार गुप्त तभी हुआ था। ठीक है ना। और एक कुमार गुप्त का शासनकाल उसके अभिलेखों से पता चलता है कि 455 ईस्वी के आसपास तक इसने शासन
किया है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये तो कंफर्म है कि अभिलेखों में, जैसे अभिलेख उसमें डेट लिखी है, उसमें गुप्त संवत के हिसाब से लिखी है। 319 में गुप्त संवत चालू किया गया था, तो लिखा है 136 ईस्वी, तो फिर उससे अपन अंदाजा लगा लेते हैं कि लगभग 455 ईस्वी के आसपास कुमारगुप्त का शासन काल था। ठीक है, तो देखो ये इसके अभिलेख हो गए और अन्य उपलब्धियां हो गई। हाँ, इसके सिक्के भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है सिक्के। देखो गुप्त शासकों की उपाधियां, उनके अभिलेख और उनके सिक्के, ये तीनों कभी भी प्री में पूछे जा सकते हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण है। उनकी उपाधियां, कौन कौन सी उपाधि धारण कर रहा है, कौन के अभिलेख कौन से हैं, और सिक्के, किसने किस प्रकार के सिक्के जारी किए। तो देखो जो कुमारगुप्त है, इसने व्याघ्र निहंता, व्याघ्र निहंता, व्याघ्र निहंता या सिंह हंता, इस टाइप के, मतलब बाघ का वध करते हुए अपनी आकृति सिक्कों पर जारी की, तो वो कहलाते हैं व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के। दूसरे सिक्के इसने जारी किए अश्वमेध प्रकार के सिक्के, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ करते हुए लिखा है कि अश्वमेध पराक्रम ऐसा करके, तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के हो गए। तीसरा उसने वीणा वादक के सिक्के जारी किए, वीणा वादक। अब देखो अपने सिक्कों पे समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाई दिया है, लेकिन कुमारगुप्त ने भी वीणा वादक प्रकार के सिक्के जारी किए। चौथा है अश्वरोही प्रकार के, अश्वरोही प्रकार के सिक्के। और पांचवा है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी, अश्वरोही और धनुर्धारी। मयूर प्रकार के सिक्के भी इसने जारी किए, मयूर प्रकार के, मोर की आकृति बनी हुई है। कार्तिकेय, कार्तिकेय के सिक्के जारी किए। गैंडा हंता, सिंह हंता, गैंडा हंता, गैंडा का भी वध करता हुआ दिखाई गया है। ठीक है, तो ये इसके सिक्के जो महत्वपूर्ण हैं वो अपन ने देख लिए। तो देखो कुमारगुप्त में बस केवल इतना ही है। अब देखो कुमारगुप्त की उपलब्धियां, जहां तक राजनीतिक उपलब्धियों की बात है, तो युद्ध की हमको कोई एक जानकारी नहीं मिलती है, केवल इतना ही पता है कि पुष्यमित्र जाति से इसका युद्ध हुआ था। यदि क्वेश्चन पूछेगा तो समुद्रगुप्त से पूछेगा और या चंद्रगुप्त से पूछेगा। यदि कुमारगुप्त तक आता है वो तो कुमारगुप्त के अभिलेख से क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कुमारगुप्त की उपलब्धियां नहीं पूछेगा। लेकिन यदि कुमारगुप्त की उपलब्धि पूछ भी लिया तो उसमें से डरने वाली कोई बात नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है। भाई कुमारगुप्त की उपलब्धियों में आप पहला पॉइंट लिख दो राजनीतिक उपलब्धि। राजनीतिक उपलब्धि में क्या बताओगे कि भाई इसको जो साम्राज्य उसको पैतृक रूप से प्राप्त हुआ था, उसने साम्राज्य की सीमाओं को कुशलता पूर्वक उसकी रक्षा करी। ऐसा तो है नहीं कि उसके साम्राज्य खत्म हो गया था। उसके अभिलेख से हमको जानकारी मिलती, देखो उसका अभिलेख बांग्लादेश में भी मिल रहा है, फिर विदिशा में भी मिल रहा है, अलग अलग जगह से उसके साम्राज्य की जानकारी मिलती है कि हाँ भाई लगभग इतना क्षेत्र में तो गुप्त शासन कर रहे थे और उसने उस क्षेत्र को बनाए रखा, तो यही उसकी राजनीतिक उपलब्धि हो जाएगी। फिर उसके अभिलेख के बारे में बता दोगे। फिर कोई भी गुप्त शासक है, अपन उसमें एक पॉइंट कॉमन रूप से कह सकते हैं कि सभी गुप्त शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, उनकी पॉलिसी ही थी। क्योंकि खुद वैष्णव धर्म के अनुयायी थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बौद्धों को भी उच्च पद पर रखा है, जैनों के भी उनने का अभिलेख में प्रतिमाएं स्थापित करवा रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उनको धार्मिक रूप से सहिष्णु बता सकते हो, कला का संरक्षक बता सकते हो कि हमको विभिन्न प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए, विभिन्न प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए, जिससे जानकारी होती है कि ये कला का संरक्षक। मतलब देखो क्या है, किसी भी शासक का यदि हम कोई याद नहीं आ रहा है, हम जैसे किसी भी साम्राज्य में एक दो को पढ़ के गए, तो साम्राज्य की जो मूल प्रकृति है उसी के आधार पर हम उसकी उपलब्धियों को समझा सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता है, वैवाहिक संबंध है, जो कुछ आपको उसके बारे में पता है उसको पॉइंट बना के आप उसको लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त में अपन को इतना ही, उसके अभिलेख ही हैं जो महत्वपूर्ण है। फिर देखो कुमारगुप्त के बाद अगला जो शासक बनता है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त,
स्कंदगुप्त 455 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठता है, मतलब कुमारगुप्त का शासनकाल 455 तक था, तो 455 के बाद क्या है, स्कंदगुप्त गुप्त शासक बनता है। और देखो ये अंतिम गुप्त सम्राट कह सकते हैं इसको। अभी गुप्त साम्राज्य तो और 100-150 साल चलेगा, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त शासक होंगे वो कमजोर होंगे, गुप्त साम्राज्य टूट जाएगा। 2-3 गुप्त शासक हमको एक साथ दिखाई देंगे, अभी केवल एक गुप्त राजा है, इसके बाद 2-3 गुप्त राजा हमको अलग अलग दिखाई देंगे कि मगध में अलग गुप्त शासक बैठ रहा है, कन्नौज में अलग व्यक्ति बैठ रहा है, मालवा में अलग व्यक्ति बैठ रहा है। यही अंतिम है जो गुप्तों के साम्राज्य को जोड़ के रखता है। इसके बाद तो गुप्त साम्राज्य टूट जाएगा और स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हैं उनको अलग टॉपिक के रूप में कहते हैं परवर्ती गुप्त शासक। गुप्त यहीं तक है, समझ लो, चलेगा लंबा, लेकिन जो गुप्त एक बड़ा साम्राज्य था वो इसके स्कंदगुप्त के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब देखो स्कंद गुप्त के बारे में हमको इसके सबसे पहले अभिलेख देखने हैं, क्योंकि इसके भी बहुत अभिलेख मिले हैं। अभिलेख, इसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। अब देखो जूनागढ़ अभिलेख को हम पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं। शक शासक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईसा पूर्व के आसपास उसने स्थापित किया था। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है चंपू शैली में। वो सारी चीजें अपन बात देख रहे हैं, उस पर कौन कौन शासक का उल्लेख हम देख रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद अशोक है, और उसके बाद फिर रुद्रदमन है, और फिर उसके बाद स्कंदगुप्त है चौथा शासक, जिसका इस रुद्र क्या कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है। और सभी ने वहां पर एक क्या है, सुदर्शन झील है, वहां पे कोई बांध बना रहा है, कोई इसका पुनर्निर्माण कर रहा है। तो इस अभिलेख में यही जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि इस स्कंदगुप्त के समय जो सौराष्ट्र प्रांत था, सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था वो था पर्णदत्त। पर्णदत्त, सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था पर्णदत्त। और इस पर्णदत्त के अधीन, सौराष्ट्र के अधीन जो गिरनार पर्वत होता था, गिरनार वाला क्षेत्र, इसका जो पुरपति या गिरनार का जो किला था उसका जो रक्षक था या पुरपति था वो था चक्रपालित। चक्रपालित। तो देखो इन दोनों का नाम ही हमको इस जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि चक्रपालित के द्वारा इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और इस झील के किनारे एक विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। झील के किनारे विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इतनी जानकारी हमको जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण। स्कंदगुप्त के समय हमको हूण, मध्य एशिया में, अब देखो एक ट्राइब्स है हूण, जैसे शक थे, कुषाण थे, इसी टाइप से एक हिंगनू कबीला था हूण। पूरे मध्य एशिया को इन्हें बर्बाद करके रखा है इस समय। और ये इसी समय क्या है, गुप्त भारत पर आक्रमण करते हैं। लेकिन इस समय भारत में स्कंदगुप्त बैठा हुआ है और स्कंदगुप्त हूणों को सफलतापूर्वक भारत में आने से रोकेगा। लेकिन जैसे स्कंदगुप्त मर जाएगा, परवर्ती गुप्त शासक कमजोर होंगे, तो हूण फिर भारत के अंदर तक आ जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन इसकी एक उपलब्धि थी कि इसने हूणों को रोक लिया था। तो देखो ये इसका एक जूनागढ़ अभिलेख है जिससे इतनी जानकारी मिलती है। दूसरा इसका एक अभिलेख मिलता है कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख में क्या है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इसमें इसने मद्र नामक व्यक्ति को, मद्र नामक व्यक्ति के द्वारा इसने क्या है, 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई थी। 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। कहुम अभिलेख से ऐसी जानकारी मिल रही है। तीसरा इसका अभिलेख है सूपिया स्तंभ लेख। ये रीवा मध्य प्रदेश से मिला है।
रीवा मध्य प्रदेश, इसमें अपने कोई काम का नहीं है। चौथा, इंदौर ताम्रपत्र, इंदौर ताम्रपत्र, इसकी प्राप्ति हुई है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। और इसका सबसे महत्वपूर्ण एक अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश गाजीपुर से प्राप्त हुआ है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। अब देखो इसमें क्या है, इस भीतरी स्तंभ लेख में हमको भारत पे पुष्यमित्र जाति के आक्रमण का उल्लेख है। पुष्यमित्र कोई व्यक्ति नहीं है, एक जाति है, इसके आक्रमण का उल्लेख है। और साथ साथ में क्या, हूणों के आक्रमण का भी उल्लेख है। ठीक है ना। देखो ये भीतरी स्तंभ लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल यही एक अभिलेख है जो पुष्यमित्र जाति के आक्रमण का उल्लेख कर रहा है, बाकी और कोई प्रमाण नहीं है पुष्यमित्र जाति के आक्रमण के। ठीक है, तो ये भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश गाजीपुर पुष्यमित्र के आक्रमण का है। इसके अतिरिक्त गढ़वा, बिहार, कौशाम्बी में भी इसके अभिलेख मिले हैं। गढ़वा, बिहार, कौशाम्बी, यहां से भी इसके अभिलेख मिले हुए हैं। ठीक है, तो देखो स्कंदगुप्त के बारे में बस इतना ही अपने लिए काम का है। स्कंदगुप्त के बाद जैसे बताया कि गुप्तों का पतन चालू हो जाएगा और गुप्त साम्राज्य अब टूट जाएगा। परवर्ती गुप्त, आपको मगध में नरसिंह गुप्त आ जाएगा, मालवा में भानुगुप्त आ जाएगा, बंगाल में वैन्य गुप्त आ जाएगा। तीन गुप्त शासक हो जाएंगे, तीनों आपस में लड़ेंगे, तीनों आपस में लड़ेंगे, फिर हूणों का आक्रमण हो जाएगा, क्योंकि विदेशी आक्रमण तो रास्ता ही देखता है कि जैसे ही कोई बड़ी केंद्रीय सत्ता गिरती है विदेशी आक्रमण भारत पे होना चालू हो जाता है। तो अब पूरी राजनीतिक स्थिति बदल जाएगी और अब फिर वही छोटे छोटे राजवंश हमको दिखाई देंगे। तो देखो स्कंदगुप्त के साथ ही क्या है, गुप्त साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हो जाएगा। और गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ होगा तो बस थोड़े बहुत दिन में फिर गुप्त साम्राज्य का खेल खत्म है। अब जो इसके बाद गुप्त शासक होंगे वो तो बस नाम मात्र के शासक होंगे। और अब लगभग ये समझ लो कि 455 में स्कंदगुप्त बैठा है, 500 के आसपास तक स्कंदगुप्त शासन करेगा। और उसके बाद फिर क्या है, परवर्ती गुप्त चलेंगे, तो फिर कोई बड़ा राजवंश स्थापित नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक अलग हमको एक राजवंश दिखाई देगा, इसका नाम था मौखरी वंश। तो वो फिर कहानी अलग चली जाएगी। तो देखो अभी अपन गुप्तों के राजनीतिक इतिहास को यहीं तक पढ़ते हैं, केवल स्कंदगुप्त तक। स्कंदगुप्त पे अपन गुप्तों के राजनीतिक इतिहास